Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is how to clear CSI and NET JRF without coaching. ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है अभी इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मुझे ईमेल आ रहा है कि मैम हम सच में कर सकते हैं बिना कोचिंग के CSI नेट JRF, ठीक है, या कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब, सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, ठीक है। सो गाइज, हम लोग कैसे CSI नेट JRF बिना कोचिंग के कर सकते हैं, क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या शर्तें यहाँ पे लागू होती है, क्योंकि हर स्टूडेंट का जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं होता है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का पोटेंशियल बहुत हाई हो, वैसे ही किसी स्टूडेंट का पोटेंशियल बहुत लो हो। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर स्टूडेंट जो है वो सेम होता है। देखो, हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग कैपेसिटी होती है कोई भी चीज़ लर्न करने की या कोई भी चीज़ समझने की, ठीक है। तो वैसे ही जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो है CSI नेट JRF जो कि 2022 सितंबर में हुआ था, वो मैंने बिना कोचिंग के जो है वो क्लियर किया, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं मतलब फालतू का मोटिवेशन नहीं देना चाहती हूँ। हो सकता है आप मेरे से बहुत बेहतर कर सकते हो बिना कोचिंग के, हो सकता है आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि हर किसी की पोटेंशियल जो है वो सेम नहीं हो सकती, हर किसी की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हर तरीके के स्टूडेंट की बात करूँगी। देखो गाइज, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, सबसे पहले हम एवरेज स्टूडेंट की बात कर लेंगे, ठीक है, कि एवरेज स्टूडेंट हो या एवरेज से थोड़ा ऊपर हो, ठीक है, मतलब हमेशा आप क्लास में थोड़ा अच्छे रहे हो, आपको अच्छी नॉलेज है, ठीक है, आपके बेसिक्स अच्छे क्लियर है। अगर आपके बेसिक्स वगैरह क्लियर है अच्छे से और अब आप चाहते नहीं हो कि आप कोचिंग लें, ठीक है, कोचिंग में आप पैसा वेस्ट करना नहीं चाहते अपना, आप खुद से सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि सेल्फ प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि सेल्फ प्रिपरेशन में क्या होता है, जैसे अगर हम कोचिंग के भरोसे रहते हैं तो कोचिंग के भरोसे हम उतना वो नहीं कर पाते, हम टीचर को ही सुनते रहते हैं, हम खुद से एफर्ट्स नहीं डाल पाते हैं। लेकिन जब आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हो तो आप खुद से चीज़ें सर्च करते हो, खुद से आंसर निकालने की कोशिश करते हो, खुद से एफर्ट्स डालते हो, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, ठीक है। तो अगर आप एवरेज या एवरेज से अबव हो तो आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो, सेल्फ प्रिपरेशन आपके लिए बेस्ट है। कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगी। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, यानी आपका जो CSR में स्कोर रह रहा है वो 90% से भी लेस रह रहा है, ठीक है, यानी एवरेज से डाउन हो आप, ठीक है, तो एवरेज से अगर आप कम हो, एवरेज से कम हो या बहुत लो हो, तो आपको जो है कोचिंग ले लेनी चाहिए। कोचिंग आपके लिए एसेंशियल है, क्योंकि आप अगर ढूंढने जाओगे तो मतलब अगर आप रेफरेंस बुक्स की तरफ जाओगे बेसिक से पढ़ने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप बिलो एवरेज हो तो आप कोचिंग की तरफ जा सकते हो, और अगर आप एवरेज से अबव हो तो आप सेल्फ प्रिपेयर्ड जो है वो कर सकते हो। और ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से राय दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। फिर तो आपको मतलब मैं तो आपको सिर्फ बता सकती हूँ, जो भी आपको करना है वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट मैं आप बता देती हूँ कि कैसे आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू प्रिपेयर सेल्फ फॉर CSI नेट, कैसे आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ें लिस्ट जो आ जाती है वो होता है कि सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस आ गया आपके पास, आपने प्रिंट आउट करके रख लिया अपने पास। दूसरा, आपके पास रेफरेंस बुक होनी चाहिए, रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए, प्रिंट फॉर्म में नहीं, PDF फॉर्म में चलेगा, ठीक है। मेरे पास भी सिर्फ PDF फॉर्म थी, मैंने सिर्फ लैपटॉप के थ्रू ही पढ़ा, या मोबाइल आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है उसके थ्रू आप PDF जो है वो पढ़ सकते हो। रेफरेंस बुक के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल यूज़ कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल में मैंने काफ़ी सारे रेफरेंस बुक डाले हुए हैं, ठीक है। और अगर आपको और भी टाइप के रेफरेंस बुक चाहिए तो आप गूगल नेट पे सर्च कर सकते हो, या लाइब्रेरी जेनेसिस पे जा सकते हो, लिब जेनेसिस में, ठीक है, वहाँ पर भी आपको जो है वो बुक अवेलेबल हो जाती है फ्रीली, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पे नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट आप वहाँ पे कोई भी रेफरेंस बुक का जो है वो PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। रेफरेंस बुक्स की भी मैंने वीडियो बनाई है कि कौन कौन से यूनिट के लिए कौन कौन सी रेफरेंस बुक है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको इम्पॉर्टेंट है यूट्यूब या फिर कुछ भी जहाँ पे कि आपको फ्री में जो है वो कंटेंट अवेलेबल है, क्योंकि आप कोचिंग नहीं ले रहे हो, आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो ना, है ना। तो सेल्फ प्रिपरेशन के लिए
सेल्फ प्रिपरेशन के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यूट्यूब, सिलेबस, रेफरेंस बुक्स, यूट्यूब, ठीक है। और एक और चीज़ है टाइम, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो लेगा, 6 मंथ तो आपका आराम से लेगा, 6 to 7 मंथ आपका आराम से लेगा अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है, सिलेबस को अच्छे से मॉनिटर करना है कि आपका पहले तो आपका पसंदीदा कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन आप कर सकते हो, कौन कौन से आपने MSc BSc में पढ़े हुए हैं ऑलरेडी जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको सेलेक्ट करना है, तो ये आप सिलेबस से सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है, टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट पढ़ना है, और मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, और आपने क्या किया कि बुक ले ली, ठीक है, जो कि गिलबर्ट की है, डब बायो की, आपने गिलबर्ट की बुक ली, ठीक है, PDF आपने ओपन किया और उसमें डायरेक्ट आपने क्या कर दिया, टाइप कर दिया टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट, आपको टॉपिक मिल जाएगा टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट। वहां से आपने जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि टेट्रापोड में लिम्ब डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो अब आपने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कि बुक्स की लैंग्वेज एकदम समझ में नहीं आती है, या कह सकते हैं कि एकदम कि इतना सारा कौन पढ़ेगा, एक बार कोई शॉर्ट में बता देता, ठीक है, होता है ना ऐसा। तो ऐसा जब भी आपको लगे तो आपको क्या करना है, टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट वही टॉपिक जो है आपको यूट्यूब पे डाल देना है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है ऑलरेडी, तो वहाँ पे आपको जिसकी भी अच्छी वीडियो लगे आप जो है ओपन करके देख लो, ठीक है। वहाँ से आप शॉर्ट में 10 मिनट में समझ लोगे, 10-20 मिनट जितना भी लगेगा उसमें आप टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, वैसे 10-20 मिनट में तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो उसको समझने के बाद आप इजीली जो है फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे डेवलप होता है। अब आप जब बुक पे वापस से आना है, बुक पे ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब के भरोसे रहो, यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना है, वापस से बुक पढ़नी है और फिर देखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद जब आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जांपल आप कोई यूनिट कंप्लीट कर रहे हो, आपने धीरे धीरे उसके सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर रहे हो, तो साथ में आप एक बुक परचेज कर सकते हो जिसमें कि टॉपिक वाइज जो है वो PYQ हो, ठीक है। ऐसी बुक आप परचेज कर लो, वैसे मैंने तो नहीं करी थी लेकिन आप कर सकते हो, ऐसी बुक पर परचेज अगर अवेलेबल है, उससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा होता है। या आप रिसेंट एग्जाम में देख लो कि टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट से कहाँ से क्वेश्चन आए हैं या किस किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर लेवल ज़्यादा डीप है तो आपको ज़्यादा डीप गिलबर्ट पढ़नी पड़ेगी, वो आपको फिर यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा उतना डीप, आपको फिर बुक ही पढ़नी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। जैसे मैं जो भी वीडियो पढ़ाती हूँ मैं तो थोड़ा डीप डेप्थ पे ही जाती हूँ हमेशा, ताकि बच्चों को हमेशा क्लियर रहे। तो जैसे जिस तरीके से मैंने अपने खुद के लिए प्रिपेयर किया है, मैं वैसे ही सबके लिए पढ़ाती हूँ, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल करती हूँ। लेकिन इन केस अगर मैंने वो वीडियो नहीं बनाई है, आप किसी और ने बनाई है, तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने वो कंप्लीट ही पढ़ाया हो टॉपिक, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो लोग उतनी डेप्थ तक नहीं जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, वापस से आपको क्या करना है, बुक पे स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 या 3 यूनिट आप एक साथ लेकर चल सकते हो, ठीक है। 2 से 3 यूनिट आप एक साथ लेकर चलो और धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे बायोकेमिस्ट्री ले ली, सेल बायोलॉजी ले ली, डेवलपमेंट बायोलॉजी ले ली, या एनिमल फिजियोलॉजी ले ली, प्लांट फिजियोलॉजी ले ली, कोई भी ले ली आपने, ठीक है, इकोलॉजी ले ली, इवोल्यूशन ले ली। और जहाँ पर भी फ्री कंटेंट है, अगर यूट्यूब पे फ्री कंटेंट मिल रहा है तो उसे पढ़ो, उसे समझो, फिर वापस में जाके रेफरेंस बुक्स को ट्राई करो, पढ़ने की, समझने की कोशिश करो, और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो मेन मुद्दा आता है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस की होती है, जो कि कई बच्चे जो है वो करते ही नहीं हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज। क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन 2 चीजें मैं आपको हमेशा बताती हूँ। एक तो जो आपने पढ़ लिया है उसे रिवाइज करना है डेली। जैसे आज मैंने टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट पढ़ा, कल मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आज जितने टॉपिक मैंने पढ़े थे, ठीक है, तो वो मैं सारा रिवाइज करूंगी, देन मैं नेक्स्ट टॉपिक करूंगी। ऐसे ही 3-4 टॉपिक मैंने आज पढ़ लिए थे, मेरे पिछले 5 टॉपिक 10 टॉपिक हो गए। कल जब मैं नया टॉपिक पढ़ूंगी तो पहले मैं वो 10 के 10 टॉपिक रिवाइज करूंगी, देन मैं नए उस पर जाऊंगी। तो एक तो रिविजन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको रिवाइज करना है, और दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आपको कुछ जब आप PYQ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको सिर्फ PYQs करने हैं सॉल्व, ठीक है, जितना ज़्यादा PYQ करोगे उतने ज़्यादा कंसेप्ट आपके माइंड में बिल्डअप होंगे और आप उतने अच्छे से समझ पाओगे कि हाँ CSIR का माइंड में क्या चल रहा है या वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो माइंड मेकअप होना स्टार्ट हो जाता है।
तो जब आप PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको कई सारे पॉइंट ऐसे लगेंगे जो आपको पता ही नहीं था, अच्छा ऐसा भी होता है, या कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको याद नहीं हो रहा है, किसी का नाम याद नहीं हो रहा है, या कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको याद नहीं होती है, तो वहाँ से आपको चीज़ें उठानी है और एक पार्ट बी के लिए जो है वो कॉपी बनानी है, और पार्ट बी की कॉपी में वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो है आपको नोट डाउन करने हैं, डेली नोट डाउन करने हैं। और इस पार्ट बी की कॉपी बनाने का फायदा तभी है जब आप इसको क्या करोगे, डेली रिवाइज करोगे। डेली इसका रिवीजन होगा तभी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो दूसरा है PYQ प्रैक्टिस में आपको और क्या सीखने को मिलेगा, आपको क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से पढ़ना है। कई बार हम पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चों के नेगेटिव मार्क इसीलिए आते हैं क्योंकि वो पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। और मेन यही है यहाँ पे CSIR नेट में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग जहाँ आपकी होना स्टार्ट हो गई, फिर तो आपके मार्क्स फिर जो आ भी रहे होते हैं वो भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव मार्क्स से आपको बचना है। हमेशा जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो 100% श्योरिटी के साथ में सॉल्व करो, ठीक है। तो PYQ से क्या चलेगा, आपको पेपर का लेवल पता चलेगा कि आपको किस लेवल तक पढ़ना है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों का बैलेंस करके आपको चलना है, ठीक है। तो चाहे तो आप क्या कर लो, ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि डेली आपने, जैसे हफ्ते में 7 डेज होते हैं तो 6 डेज आपने क्या किया, रिवीजन तो रोज ही करना है, रिवीजन के लिए कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। और साथ में आपने नया टॉपिक 6 दिन आपने क्या किया, रिवीजन भी किया एंड आपने न्यू टॉपिक्स भी पढ़े, न्यू टॉपिक्स भी कवर करें, ठीक है। रिवीजन भी किया, न्यू टॉपिक्स भी कवर किए, और उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो आपका डे एंड आएगा, यानी संडे आएगा, संडे के दिन या कोई भी आपका डे हो सकता है, लास्ट डे ऑफ द वीक, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें PYQs लगाने हैं, ठीक है। या तो चाहे तो आप टॉपिक वाइज PYQs लगा सकते हो कि आपके कौन कौन से टॉपिक क्लियर हुए, और अगर आपके पास वो भी बुक अवेलेबल नहीं है टॉपिक वाइज PYQ की, तो आप सिंपली जो है गूगल पे जाके PYQs को डाउनलोड कर सकते हो, या आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे PYQs, वहाँ से आप PYQ डाउनलोड कर सकते हो और उनको लगाना स्टार्ट कर दो। या तो आप टॉपिक वाइज करोगे, या तो आप क्या कर लो, 3 आवर्स का अपना एग्जाम ही ले लो, ठीक है, या 3 आवर्स का डायरेक्ट एग्जाम ही ले लो। जितना आप अपना एग्जाम लोगे घर पे बैठ के 3 घंटे, जैसे CSR में होता है वैसे एग्जाम लोगे, उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। सच में बता रही हूँ, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा आपको सही लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो सिलेबस हो गया, रेफरेंस बुक हो गया, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब में कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, चाहे आप किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, फ्री में जो भी कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब लिख दिया, और भी कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो फ्री में, ठीक है। तो ये तो था सेल्फ प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट ऐसे पढ़ना है, ठीक है गाइस। मैंने भी कुछ ऐसे ही पढ़ा था, मैंने भी जो है, मैं जैसे बताती हूँ आपको कि मैंने भी सेल्फ प्रिपरेशन ही करी थी। मैं क्या करती थी, मैं भी सेम करती थी, जैसे मेरे पास रेफरेंस बुक्स होती थी। कभी कभी तो मुझे बुक्स पढ़ना वैसे मुझे अच्छा लगता था, ठीक है, क्योंकि बुक्स में से जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो ना, तो आपको एकदम बुक आपको एक तो बैकग्राउंड नॉलेज भी उसकी देता है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, और आगे आने वाले फ्यूचर की भी नॉलेज देता है। तो बुक से पढ़ने में आपको एकदम कंप्लीट नॉलेज आपके दिमाग में आती है, जबकि आप अगर डायरेक्ट यूट्यूब वगैरह से पढ़ोगे तो आपको एक आधा अधूरा ज्ञान रह जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि बुक्स को रेफर करो, क्योंकि बुक्स में आपको डिटेल में नॉलेज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करती थी, या तो बुक से डायरेक्टली पढ़ लिया, ठीक है, समझ में आ जाता था जो भी हमने मास्टर्स में टॉपिक पढ़े रहते थे। जैसे मैंने जब मास्टर्स करी थी तो मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब टॉपिक्स मैंने जो है ऑलरेडी जो है वो पढ़े थे, ठीक है। तो मुझे इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए मुझे डायरेक्ट रेफरेंस बुक्स में ऑलरेडी पढ़ लेती थी, तो उसमें पढ़ने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन जैसे अगर किसी स्टूडेंट, जैसे मेरे को किसी भी टॉपिक में दिक्कत आती थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई टफ टॉपिक पढ़ रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए मैं डायरेक्ट उस टॉपिक को यूट्यूब में डाल देती थी। यूट्यूब में भी कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसका समझ में नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट मैं उस टॉपिक का के आगे एनिमेशन लिख देती थी। डायरेक्ट उसका एनिमेशन देख के वो इजीली टॉपिक समझ में आता था कि अच्छा एक्चुअल में ये हो रहा है, या किसी भी टीचर से आप समझ सकते हो कि अच्छा एक्चुअल में ये चीज़ है। वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनेगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाओ और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। चाहे आप बुक से भी पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो तब भी नोट्स बनाओ। मैंने भी बहुत नोट्स बनाए, बहुत लिखा और लिख लिख कर याद किया, ठीक है। अगर डायरेक्ट याद नहीं हो रहा पढ़ के, तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था, लिख लिख के मैंने याद करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे भी करो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, बिना याद किए कुछ नहीं।
ठीक है। नोट्स बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे जो एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग नोट्स बनाने पड़ेंगे जो आपको डेली रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तभी एक सेल्फ प्रिपरेशन जो है वो आपकी अच्छी मानी जाएगी। वरना ऐसे सेल्फ प्रिपरेशन तो बहुत स्टूडेंट करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एकदम सीरियस होके जो है वो सेल्फ प्रिपरेशन करना है। तो अगर आप 6 to 7 मंथ भी दे दोगे ना इस सेल्फ प्रिपरेशन को, 6 से 7 मंथ भी दे दोगे, मोर देन इनफ है। आप आराम से जो है वो CSIR नेट एग्जाम क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है अब, लेकिन अब हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे परसेंटाइल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी हर साल जो है वो कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको ये करना है कि आपको जल्दी से जल्दी जो है अपना CSIR नेट क्लियर करना है, ताकि आप टाइमली अपना CSIR नेट जो है वो क्लियर कर पाओ, ठीक है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से पढ़ती थी, ठीक है। तो आपको समझ में आया मैंने क्या किया था, रेफरेंस बुक्स ली थी, साथ में यूट्यूब भी लिया था, और जो जैसे जैसे सिलेबस मुझे मेरा कंप्लीट होता जाता था, मैं वैसे वैसे जो है वो पढ़ती रहती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि मैं जो भी नोट्स है मैं वो अच्छे से लिखती थी। शॉर्ट नोट्स पार्ट बी के लिए मैंने अलग कॉपी बना रखी थी, उसमें मैं पार्ट बी के नोट्स बनाती थी, ठीक है, जो कि छोटे छोटे पॉइंट्स में होते थे। और नेक्स्ट जो है मैं अपना एग्ज़ाम लेती थी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि एग्ज़ाम लेना, या तो मैं हर वीक एग्ज़ाम ले लेती थी अपना वीकेंड पे, ठीक है। स्टार्टिंग में तो मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरे मार्क्स वो इंक्रीज़ करने लग गए, और एट द एंड जो है वो बहुत अच्छे जो है वो आने लग गए। लेकिन आपको हर हफ्ते ना, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इतना टाइम नहीं दे पाता है, हर हफ्ते एग्ज़ाम नहीं ले पाता है, तो आप 2 हफ्ते में भी एक बार अपना एग्ज़ाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आपको जो है एग्ज़ाम लेना है, PYQ प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बिना PYQ प्रैक्टिस या बिना अपना घर पे बैठ के एग्ज़ाम लिए एग्ज़ाम क्लियर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कम से कम वीक में जो है एक बार तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम लेना ही लेना है, ठीक है। चाहे तो आप 2 वीक में एक बार ले लो, वीक में एक बार एग्जाम ले लो, लेकिन लेना ज़रूरी है। PYQ प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। PYQ प्रैक्टिस एंड रिवीजन, जो भी पढ़ो बस वो आपके नोट्स में तक सीमित नहीं होना चाहिए, वो आपके माइंड में होना चाहिए। जब तक वो माइंड में नहीं आएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट जो मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या थी, वो थी नेगेटिव मार्किंग। हम क्या करते हैं कि हमें गट फीलिंग आती कि वैसे मेरे को ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो है, टॉपिक तो मैंने पढ़ा है, लेकिन गट फीलिंग आ रही है कि इसका ये आंसर होगा, लेकिन डाउटफुल हो आप थोड़े बहुत। अगर किसी क्वेश्चन में 1% भी डाउट होता है, लीव दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। पार्ट सी में तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है। पार्ट सी में आपको एकदम नेगेटिव मार्किंग 0 रखनी है अपनी, ठीक है। जब आप नेगेटिव मार्किंग 0% रखोगे, यानी जब आप हर क्वेश्चन को 100% श्योरिटी के साथ करोगे पार्ट सी में, तब जाके आपके एक आध क्वेश्चन नेगेटिव होंगे, ठीक है। तब भी जाके नेगेटिव होंगे एक आध क्वेश्चन, लेकिन हर आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन जो है 100% श्योरिटी के साथ करना है। जैसे मेरे साथ हुआ था स्टार्टिंग में, तो वो इतने हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं कि 10-12 क्वेश्चंस तो ऐसे थे स्टार्टिंग के कि मुझसे हो ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। मैंने पढ़ा तो था लेकिन मुझसे क्वेश्चन हो ही नहीं रहे थे, लेकिन मैं छोड़ दे रही थी कि छोड़ो कोई बात नहीं, अभी और 75 क्वेश्चंस तो है ना टोटल, उसमें से हमें 25 ही करना है। तो 12 क्वेश्चन स्टार्टिंग के छोड़े मैंने, फिर मैंने करना स्टार्ट किया। किसी क्वेश्चन में, जैसे मैंने एनिमल फिजियोलॉजी बहुत अच्छी से पढ़ी थी, लेकिन मुझे उन क्वेश्चंस में डाउट हो रहा था कि शायद मैं गलत हूँ, शायद मेरे को इतना सा 2 ऑप्शंस तो आ रहे हैं कि ये सही है, एक ऑप्शन की वजह से मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रही है, तो मैंने लीव कर दिया क्वेश्चन। नहीं, कि अगर थोड़ी भी गड़बड़ है तो लीव दैट क्वेश्चन। पार्ट सी में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, नो रिस्क, क्योंकि यहाँ पे रिस्क लेने के लिए कुछ है ही नहीं। आपको 50 क्वेश्चन छोड़ने हैं, 25 करना है, तो उन 50 में से आपको बेस्ट 25 चूज करना है, ठीक है। भले ही आपको टाइम लगे पार्ट सी करने में, लेकिन आपको बेस्ट चूज करना पड़ेगा। उन 75 में से 25 जो है वो बेस्ट चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा भी डाउट होता है तो लीव दैट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की कमी यही होती है कि उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली, रिविजन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, एट द एंड एग्जाम डे के दिन वो क्या कर देते हैं कि पार्ट सी में रिस्क लेना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे ये क्वेश्चन था, ये मेरे को आता तो है, बस एक ऑप्शन से ही तो गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं, इसको टिक कर देती हूँ, ए की जगह बी ऑप्शन कर देती हूँ, और बी की जगह जो है वो टोटली नेगेटिव हो जाता है, आपके पूरे के पूरे -5 हो जाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिस्क इससे बचना है नेगेटिव मार्किंग पार्ट से। भले ही आप पार्ट ए पार्ट बी में कर लो ऐसा काम, लेकिन पार्ट सी में ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि पार्ट सी आपका बहुत मतलब हाफ जो है वो आपके मार्क्स पार्ट सी ही डिसाइड करता है, ठीक है। और पार्ट सी आपका गेनिंग वाला है कि आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो जितना आप चाहे, ठीक है, एज कम्पेयर टू पार्ट बी और पार्ट ए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का मैंने खुद से बहुत ख्याल रखा कि मैं बिल्कुल नेगेटिव ना करूँ, और मैंने वो बेस्ट 25 चूज़ करे। इवन दो मेरा एक क्वेश्चन ज़रूर नेगेटिव हो गया था, वो उस टाइम पे कंट्रोवर्सी में चल रहा था, लेकिन मैंने 25 चूज़ करे थे उसमें से मेरे 24 जो है क्वेश्चन जो वो राइट थे, और एक क्वेश्चन जो है मेरा गलत हुआ था। वो भी आफ्टर स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन चैलेंज भी किया था, बट वो सही नहीं हुआ था। बट कोई नहीं, एक क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जब मैंने 100% श्योरिटी के साथ 25 क्वेश्चन किए तब जाके मेरे 24 सही हुए। तो ऐसे ही आपको भी करना है, एकदम 100% श्योरिटी के साथ ही 25 यानी ऐसे 25 बेस्ट चूज करने हैं जो कि आपको 100% मार्क्स जो है वो देके जाएगा, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी है जो मैंने भी अपनी उसमें अपनाई थी, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही प्रिपेयर करो, ठीक है। इतना आप कर लोगे तो आपका ईजिली जो है वो एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो बाकी अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन या किसी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।